हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 बायोमॉलिक्यूल्स का। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। उसके अंदर हम दो टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले 9.8.5 क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स एंड 9.8.6 कोफैक्टर्स। ये दो टॉपिक हमें आज कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने हमें बताया है कि थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स हैं वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं, आइसोलेट हो चुके हैं और उनका स्टडी भी हो चुका है। तो हम लिखें थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स क्या हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं, डिस्कवर्ड आइसोलेट, लिविंग मटेरियल से आइसोलेटेड भी हो चुके हैं, आइसोलेटेड एंड स्टडीड उनका स्टडी भी हो चुका है। अब एंजाइम्स होते हैं, हम उनको 6 क्लासेस में डिवाइड किया है। एंजाइम को कितने क्लासेस में डिवाइड किया है? एंजाइम को हमने 6 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है और ईच क्लासेस को हमने 4 से 13 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले ये स्लाइड पे हमने क्या लिखा? थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम डिस्कवर हो चुके हैं, आइसोलेट हो चुके हैं और उनका स्टडी भी हो चुका है। एंजाइम को हमने 6 क्लासेस में डिवाइड किया है, 6 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है और ईच क्लासेस को हमने 4 से 13 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। जो एंजाइम है उन्हें हम 6 क्लासेस में डिवाइड किया है, तो उसका बेसिस कौन सा था? तो उनका बेसिस था कि वो कौन कौन से रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटेलाइज, कौन कौन सी रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। तो सबसे पहले 6 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था और हमें एंजाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 4 डिजिट नंबर से। किससे? 4 डिजिट नंबर से। जैसे हम कोई भी नंबर लिख लें 5, 6, 7, 8। तो जो पहला नंबर होता है वो क्लास को बताता है, दूसरा नंबर होता है वो सब क्लास को बताता है और तीसरा होता है वो सब क्लास को बताता है। इतना डिटेल आएगा नहीं एग्ज़ाम के अंदर, तो हमें सबसे यही याद रखना है, जो पहला नंबर होता है वो क्लास को बताता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, डिहाइड्रोजिनेजेस। जो 6 क्लासेस में डिवाइड किया है वो 6 क्लासेस हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखा है उसका मीनिंग ही समझना है। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, डिहाइड्रोजिनेजेस। हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन भी करवाते हैं और रिडक्शन भी करवाते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एंजाइम्स विच कैटेलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट्स एस एंड एस डैश। यहाँ रिएक्शन के थ्रू आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे सबस्ट्रेट है वो रिड्यूस है, यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो रिड्यूस्ड है और दूसरा सबस्ट्रेट है वो क्या है? ऑक्सीडाइज्ड है। तो क्या हो जाएगा? जो रिड्यूस्ड सबस्ट्रेट है उसका ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो ऑक्सीडाइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे एस क्या है? रिड्यूस है, तो यहाँ पे एस क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। और यहाँ पे एस डैश ऑक्सीडाइज्ड है तो वो क्या हो जाएगा? एस डैश रिड्यूस्ड हो जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। वो क्या करते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम विच कैटेलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस में क्या बताया है? एंजाइम्स कैटेलाइजिंग a transfer of a group G other than hydrogen between a pair of substrate S and S dash। यहाँ पे क्या होता है? जो ग्रुप होता है हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप होता है G, जिसे हमें डिनोट किया है, उसका क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है S, सबस्ट्रेट के साथ हमने कोई भी G ग्रुप ऐड किया है
प्लस हमें क्या किया है, एस डैश सबस्ट्रेट लिया है। तो जो एस के साथ जो जी ग्रुप जुड़ा हुआ था वो प्रोडक्ट के अंदर एस डैश के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं एस अकेला रह जाएगा और एस डैश के साथ जी ग्रुप ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पे एस से जी ग्रुप एस डैश पे ट्रांसफ़र हो गया, तो यहाँ पे एस डैश और जी ग्रुप बन गया। तो एंजाइम्स कैटालाइजिंग और ट्रांसफ़र ऑफ अ ग्रुप जी अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश। यहाँ से ग्रुप एस डैश पर चला गया। वो किस कैटेगरी में आते हैं, ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ट्रांसफरेज कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके बाद हमें देखना है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है, एंजाइम्स कैटालाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडेट, कार्बन कार्बन, कार्बन हैलाइड एंड फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड्स। ये सारे बॉन्ड हाइड्रोलिसिस पानी की प्रेजेंस के अंदर टूटते हैं, क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। पानी के प्रेजेंस के अंदर बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। पानी की प्रेजेंस के अंदर बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं। ये यहाँ पे इतना ही बताया है। एंजाइम्स कैटालाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन कार्बन, कार्बन हैलाइड और फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड्स। तो पानी की प्रेजेंस में क्या होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो वो सारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, हाइड्रोलाइसिस कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है लाइसिस। क्या पढ़ना है, लाइसिस। ये क्या करते हैं, एंजाइम्स दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म्स अदर देन हाइड्रोलिसिस लिविंग डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रुप होता है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं, बट पानी की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पानी की रिक्वायरमेंट के बिना बॉन्ड ब्रेक होते हैं और उसके बाद क्या होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। डबल बॉन्ड क्या होता है, रिएक्शन के अंदर फॉर्म होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन के साथ एक्स ग्रुप, यहाँ कार्बन के साथ वाई ग्रुप अटैच है, आप देख सकते हैं। तो क्या होगा, रिएक्शन के अंदर एक्स और वाई क्या होंगे, कार्बन कार्बन से रिमूव होकर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फॉर्म हो जाएंगे। तो पानी की एब्सेंस में, पानी के बिना बॉन्ड का टूटना और डबल बॉन्ड का बनना, ये सारे कहाँ आते हैं, लाइसिस कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके बाद हमें देखना है आइसोमरेजिस। क्या देखना है, आइसोमरेजिस। आइसोमरेजिस के अंदर क्या होता है, आइसोमर हम किसे बोलते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उसका स्ट्रक्चर क्या हो, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, इंक्लूड्स ऑल एंजाइम्स कैटालाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक और पोजीशन आइसोमर्स। जैसे कोई कंपाउंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है ए और यहाँ पे लगा हुआ है बी। तो प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, उसकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। जो बी है वो ए के जगह पे आ जाएगा और जो ए है वो बी की जगह पे आ जाएगा, जो ए है वो बी की जगह पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, इंटर कन्वर्जन हुआ। ऑप्टिकल हो सकता है, ज्योमेट्रिक हो सकता है और पोजिशनल आइसोमर हो सकता है। आप ये आइसोमरेज वाला जो है ना पार्ट, वो आप केमिस्ट्री के अंदर इन डिटेल पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पे इतना ही देखना है कि क्या होता है, स्ट्रक्चर इंटरचेंज होता है बट उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहता है, सेम रहता है। उसके बाद कैटेगरी आती है, वो है लाइगेजिस। एंजाइम्स कैटालाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपोनेंट। दो कंपोनेंट को जोड़ने के लिए क्या आता है, लाइगेजिस, हमें देखा ही है। एग्जाम्पल, एंजाइम्स विच कैटालाइज जॉइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन एक्सेट्रा बॉन्ड को जोड़ना है तो क्या आएगा, लाइगेजिस। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम वाला पोर्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हमें पढ़ना है कोफैक्टर्स। क्या पढ़ना है, कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कोफैक्टर्स। एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, हम सब ने देखा है। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पॉलीपेप्टाइड चेन्स अमाइनो एसिड ज्वाइंट होते हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं और फिर
प्रोटीन बनता है। जो एंजाइम्स होते हैं वो कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। उसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होता है, जो क्या करता है, एंजाइम को एक्टिव करता है। जो नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर। सब एंजाइम्स के अंदर नहीं होता है, और जिस एंजाइम्स के अंदर होता है तो हम उसे कोफैक्टर कहते हैं। जो क्या होता है, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं वो सिर्फ प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं, तो उसके अंदर कोफैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। जिस एंजाइम्स के अंदर कोफैक्टर प्रेजेंट होता है तो वो कोफैक्टर नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कोफैक्टर क्या करता है, बाउंड टू द एंजाइम्स टू मेक एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव। क्या करते हैं, कैटालिटिकली एक्टिव। एंजाइम को कोफैक्टर कैटालिटिकली एक्टिव कर देते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं जो एंजाइम होता है उसके अंदर प्रोटीन वाला पार्ट होता है जिसे हम एपो एंजाइम कहते हैं। सिर्फ जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन वाला पार्ट होता है, वो प्रोटीन वाला पार्ट ही सिर्फ हो तो हम उसे एपो एंजाइम नहीं कहते हैं। जब एंजाइम के प्रोटीन वाले पार्ट से नॉन प्रोटीनियस पार्ट जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं वो जुड़ जाता है, तब वो एंजाइम वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। उसके बाद जो कोफैक्टर होते हैं, नॉन प्रोटीनियस पार्ट होते हैं जो एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम एंड मेटालाइन। प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटालाइन। उसके बाद हमें देखना है प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कोफैक्टर है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। एपो एंजाइम आप देख सकते हैं प्रोटीन वाला पार्ट एंजाइम का था, उससे प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कोफैक्टर है वो क्या होता है, टाइटली बाउंडेड होता है एंजाइम के साथ। क्या होता है, टाइटली बाउंडेड होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रोस्थेटिक परऑक्सीडेज एंड कैटालेज एंजाइम हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्या करते हैं, उसका बॉन्ड का ब्रेकडाउन करके ऑक्सीजन और वाटर को रिमूव करते हैं। परऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड 2H2O2 जिसे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, उसका बॉन्ड ब्रेकडाउन हो जाएगा और वाटर के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो उसके अंदर क्या है, हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। हीम इसके अंदर क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। हीम क्या है, एक्टिव साइट का पार्ट है, एंजाइम की एक्टिव साइट का पार्ट है। यहाँ पे हमने ये एंजाइम बनाया, उसकी ये एक्टिव साइट है, तो उसके अंदर क्या होगा, हीम प्रेजेंट होगा, क्योंकि हीम क्या है, उसकी एक्टिव साइट का पार्ट है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमें देखना है कोएंजाइम। क्या देखना है, कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। देयर एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। जो एंजाइम होते हैं उसके अंदर कोफैक्टर जुड़ जाते हैं तो वो एंजाइम को हम एपो एंजाइम कहते हैं। वो एपो एंजाइम के साथ जो कोएंजाइम होते हैं उसका जो हम बोल सकते हैं एसोसिएशन होता है वो क्या होता है, ट्रांजिएंट, थोड़ी देर के लिए होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं फर्दरमोर कोएंजाइम्स सर्व एज अ कोफैक्टर। जो कोएंजाइम है वो कोफैक्टर की तरह काम करते हैं इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। डिफरेंट कैटालाइज्ड रिएक्शन के अंदर जो कोएंजाइम है वो कोफैक्टर की तरह काम करते हैं। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स। जो एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं किसके अंदर, कोएंजाइम के अंदर। जो कोएंजाइम के अंदर जो एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, विटामिन्स होते हैं। आपको क्वेश्चंस आ सकता है, ये आप याद करना इम्पॉर्टेंट है। जो कोएंजाइम होते हैं उसके अंदर एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो विटामिन होते हैं। एग्जाम्पल के अंदर हमें दिया है कोएंजाइम निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, NAD क्या है, कोएंजाइम है। क्या है, कोएंजाइम। NAD कोएंजाइम है और NADP इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये ऐसा ही, निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। लास्ट में क्या जोड़ देना है हमें, फॉस्फेट। ये दोनों क्या है, कोएंजाइम है। और उसके अंदर जो हम बोलते हैं ना
एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स विटामिन होते हैं, तो उसके अंदर कौन सा विटामिन है? विटामिन नियासिन। कौन सा विटामिन है? विटामिन नियासिन। तो यहाँ पे कोएंजाइम वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद हमें पढ़ना है मेटल आयन। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? मेटल आयन। मेटल आयन क्या करते हैं? एंजाइम को क्या करते हैं? एक्टिव करते हैं। एंजाइम को क्या करते हैं? एक्टिव करते हैं। एंजाइम के साथ कोफैक्टर जुड़ता है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? कोफैक्टर जुड़ता ही इसीलिए है कि जो एंजाइम है, प्रोटीनेशियस पार्ट है, वो एक्टिव हो जाए। उसके साथ क्या जोड़ते हैं हम? नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जुड़ता है कोफैक्टर, उसमें से एक फैक्टर है मेटल आयंस। वो एंजाइम को क्या करता है? एक्टिव कर देता है। विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स with side chains at the active site and at the same time from one or more coordination bonds with the substrate। इसका मीनिंग होता है कि जो मेटल आयन होते हैं वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ और सबस्ट्रेट के साथ क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। आप समझ सकते हैं, जो एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कौन? मेटल आयन। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जिंक क्या है? कोफैक्टर है। जिंक क्या है? कोफैक्टर है फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। एंजाइम कौन सा है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये एंजाइम है, इसके लिए जिंक क्या है? कोफैक्टर है। अगर कोफैक्टर जिंक नहीं होगा तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक्टिव नहीं हो सकता है। इसीलिए जिंक क्या है? कोफैक्टर की तरह काम करता है, जो एंजाइम को एक्टिव करने में हेल्प करता है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमें पढ़ना है कैटालाइटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम विच testifies that they play a crucial role in the catalytic activity of the enzyme। जो एंजाइम होता है उसके साथ जो कोफैक्टर होता है वो बाइंड करता है। नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है, ये प्रोटीनेशियस पार्ट है जिसे हम एपोएंजाइम कहते हैं। अगर यहाँ क्या बता है? कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड। इस एंजाइम से हम ये कोफैक्टर हटा देंगे तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। कैटालिटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम विच टेस्टिफाइज दैट दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए जो कोफैक्टर होता है उसका बहुत बड़ा क्रूशियल रोल होता है। इसीलिए इस एंजाइम को एक्टिवेट करना है तो कोफैक्टर की हमें रिक्वायरमेंट होती है। आई होप यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है और हमारे 2 टॉपिक पढ़ने थे वो भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। इस लेक्चर के अकॉर्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू।